गजानन माधव मुक्ति बोध जी की लंबी और सबसे अधिक चर्चित कविता अंधेरे में के 6 भागों के पाठ हम कर चुके हैं। उसी कड़ी में ये 7वें भाग की प्रस्तुति है, उसके पाठ का एक विनम्र प्रयास है। पिछले भाग में जहाँ अंत हुआ था वहाँ पर ये ज़रूरत महसूस करते हैं काव्य नायक कि अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति का खतरा ही वह एक कमी है जो अब तक की उनके पूरे चिंतन में मौजूद नहीं थी, और उसके अभाव में उनकी जो निष्कर्ष थे, जो विवेक थे, जो अनुभूतियाँ थीं, वेदनाएं थीं, वे सफल नहीं हो रही थी। तो अब उन्होंने ये बात रियलाइज़ की है कि अभिव्यक्ति के खतरे नहीं उठाए गए, तो अब उसके लिए वो कमर कसते हैं। छठे भाग में यहीं पर बात समाप्त हुई थी, और 7वें भाग में देखिए कि आगे क्या होता है। चांद उग आया है गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में, तिरछी है किरणों की मार उस नीम पर जिसके कि नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात। काव्य नायक गलियों के बीच में, और जब वह ऊपर देखता है तो पाता है कि गली के दोनों ओर मकानों की कतारों के कारण आकाश एक लकीर जैसा प्रतीत होता है, जिसमें चांद की किरणें भी तिरछी लकीरों की तरह दिखती हैं। चांदनी नीम के पेड़ के चबूतरे पर रखे सुनहले दिए पर पड़ती है तो लगता है कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं। यहाँ पर मन में एक बात उठती है, क्या यह फिर कोई संकेत है? क्योंकि जब बरगद पात गिरा था कंधे पर, या तारों की आंखों में एक भाषा दिखी थी, तो उसके बाद उसके कुछ शुभ परिणाम दिखाई दिए थे। जब बुरे परिणाम थे तो बुरे संकेत भी थे, जैसे रेलगाड़ी के एक्सीडेंट का एक आभास था। उसी क्रम में ये ऐसा लगता है कि चांदनी जो नीम के पेड़ के चबूतरे पर रखे सुनहले दिए पर पड़ रही है, तो ये कोई स्वप्न जैसा लगता है। तो एक संकेत जैसी बात ये लगती है। आगे क्या कहते हैं कि मकानों के बड़े बड़े खंडहर, जिनके कि सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टकटकी अच्छी न लगती। वहाँ मकान बड़े खंडहरों में परिवर्तित हो चुके, जिनके मटमैले हिस्सों में लगाई गई रात रानी के महकते फूल शर्मिंदा से दिखते, और तारों को निहारना भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये मकान किनके हैं? जुलूस में शामिल हुए लोगों के लगते हैं मकान, क्योंकि बड़े बड़े खंडहर साधारण लोगों के नहीं हो सकते। यानी कि एक संकेत है कि जितने भी षड्यंत्रकारी किस्म के लोग थे, अब उनकी संपत्ति और उनकी पूंजी पर भी संकट के चिन्ह दिखाई देने लग गए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की कि यह है कि जो नीम का चबूतरा है
उस पर दिया जल रहा है। तो ये जो चबूतरा है, अगर देखा जाए तो मकानों के साथ जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, वो एक तरह का कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। यानी कि जो षड्यंत्रकारियों के या जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के जो मकान थे, उनके तो संकेत शुभ नहीं है, पर वहाँ पास में जो नीम का पेड़ है उसके चबूतरे पर दिया जल रहा है। यानी ये फिर वही संकेत वाली बात है कि कुछ दूसरी तरफ बातें बढ़ने वाली हैं। आगे क्या कहते हैं, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। अभी भी पीछा किया जा रहा है, नज़र रखी जा रही है, उनसे बचने की एक ज़रूरत बनी हुई है, और इसी प्रक्रिया में कई मोड़ घूमे गए और न जाने कितनी बार दम उखड़े बने, और इस तरह से ये जो भागने की एक प्रक्रिया है ये अनवरत जारी। ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी दूर तक दौड़े होंगे, कितनी देर तक, लेकिन ये तो तय है कि उन पर नज़र रखी जा रही है और हमले भी लगातार चल रहे हैं। आगे कहते हैं, टूटी हुई भीतों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है, दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग है। तो कहते हैं कि ये जो हमले होते रहे, इन हमलों के कारण दीवारों में दरारें पड़ गई, और दरार पड़ने की वजह से जो लोगों की बातें हैं वो अब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। पहले दीवारें कम्युनिकेशन बैरियर का काम कर रही थी, लेकिन अब संप्रेषण आसान हो गया है और लोग संवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये दिखता है कि लोग अब इसमें बातचीत करने लग गए। अब ये जो बहसें हो रही हैं, इन बहसों के कारण संघर्ष या युद्ध की स्थिति बन गई है, जिसमें सत्ता का युद्ध अब सत्य से हो रहा है। सत्ता झूठी है और वीरता का भाव लोगों में धीरे धीरे जागृत हो उठा है। लेकिन काव्य नायक की जो अपनी व्यक्तिगत स्थिति है वो सशक्त नहीं, वे जनता से अभी भी अलग हैं और स्वयं के भयों से, अपने डरों से वो निजात नहीं ले पाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। फिर आगे वो कहते हैं, पाता हूँ सहसा अंधेरी की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर, बालक युवागण, मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त है, कोई आग जल रही है कहीं तो भी अंतस्त। तो अचानक देखते हैं कि लोग अंधेरी गलियों में चुपचाप चल रहे हैं, यानी क्रियाशील हैं, तथा उनके पैर सशक्त रूप से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए गंभीर। अब उनकी जो चाल है वो कोई एक दिशा पकड़ के चल रही है, तो इसलिए उनकी चाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वे गंभीर। इनमें युवाओं और बालकों की भागीदारी अधिक है तथा उनकी चाल मंद गति है, यानी एक धीमी लय में सब चल रहे हैं और नीरव चाल है, यानी बिना शोर किए चल रहे हैं, जिससे सैनिक और शासन के गुप्तचरों को कोई अंदाजा न लग जाए। ये युवा आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कोई निजी बातचीत चल रही, और यदि उनके भीतर विद्रोह या क्रांति की ज्वाला जल रही है तो वह भी उनके मन में बहुत भीतर है, यानी उनके किसी व्यवहार से उनके लक्ष्यों को जानना असंभव है। तो ये किस बात का चिन्ह है? ये इस बात का चिन्ह है कि जो जनता है वो मैच्योर जनता है, वो अब
अपना भला बुरा समझती है और उसी के लिए संगठित होना वह सीख गई। अब इसके बाद आगे वो क्या कहते हैं देखिए, विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे में रहता हूँ अकेला, पश्चात पद हूँ। पश्चात पद मतलब बात का पद हूँ, पीछे का पद हूँ, उनके साथ नहीं चल पाता। तो काव्य नायक को यह दिखता है कि लोग संगठन बना रेले की तरह साथ साथ चल रहे हैं, परंतु विचित्र अनुभव यह है कि वे स्वयं उनसे कदम ताल नहीं मिला पा रहे। नायक उनके साथ अपनी ताल नहीं मिला पा रहे। वे जितना उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे उतने ही उनसे पीछे अकेले छूट जाते हैं। इसी कारण वे स्वयं को समपद नहीं पा रहे, बल्कि पश्चात पद कह रहे, यानी जनता के साथ वे अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो जनता अब जिस मूड में है, जिस ख्याल में है, उसके साथ जो काव्य नायक है वो अपने कदम नहीं मिला पा रहे। तो इस स्थिति पर रामविलास जी अपने निबंध मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष और उनकी कविता में कहते हैं कि स्वयं कवि की स्थिति क्या है। वह रक्तपाई वर्ग के साथ नहीं है, किंतु पूरी तरह जनता के साथ भी नहीं। तो कवि की जो बीच की स्थिति है उसको रामविलास जी यहाँ रेखांकित करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि जिस जनता के साथ काव्य नायक को होना चाहिए था, काव्य नायक उस जनता के साथ नहीं है। और फिर आगे वो इसी कविता का उदाहरण देते हुए एक लाइन लिखते हैं कि निम्न मध्य वर्ग के औसत बुद्धिजीवी की यही स्थिति है। निम्न मध्य वर्ग के औसत बुद्धिजीवी। तो ये अगर देखा जाए तो सिर्फ अकेले काव्य नायक पर ही ये बात नहीं लागू होती, बल्कि उसके पूरे वर्ग की स्थिति पर ही यह प्रश्न रामविलास जी ने लगाया है। वो इन्हीं पंक्तियों की बात करते हैं कि विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे रहता हूँ अकेला। इसके बाद कविता में मुक्तिबोध जी लिखते हैं कि मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। तो यहाँ पर रामविलास जी आगे कहते हैं कि मुक्तिबोध कल्पना करते हैं कि उनके विवेक रत्नों को लेकर लोग अंधेरे में सोत्साह बढ़ रहे हैं, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अकेला। पीछे से एक रेला लगने पर वे भीड़ के साथ हो जाते हैं। वे देखते हैं कि क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, ये आगे आएंगी लाइनें, यह व्यक्तित्वांतर मुक्तिबोध की समस्या भी। यहाँ पर रामविलास जी की ये बात थोड़ी आवश्यक थी। तो ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कि जो कवि है या काव्य नायक है वो पश्चातपद है। तो एक रेला और पीछे से चलता है, एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, उंगली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। वो कहते हैं कि पीछे से आता एक और रेला उनके साथ चलने लगता है, जो उन्हें और आश्चर्यजनक लगता है। वे देखते हैं कि लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, यानी एक तो दृढ़ संकल्प और दूसरा यह कि वे क्रोध से भरे हो, और मुट्ठी के कारण जो उंगलियां साथ हैं उनसे लाल किरणें फूट रही हैं। लाल क्रांति का रंग है, यानी लोग क्रांति करने के लिए तैयार। तो जब वो कहते हैं आगे, यह क्या मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोचा, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से
दुकेला। तो आगे वे और आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो लोग क्रांति करने की तैयारी में हैं उन्हें इस अंधेरे में प्रेरणा, उत्साह और प्रकाश काव्य नायक की विक्षोभ मणि और विवेक रत्नों से ही मिल रहा है। तो ये एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि पिछले भाग में उन्होंने ही अपने मणियों को किसी उपयोग का नहीं बताया था और तब अपनी अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात की थी। लेकिन यहाँ इसीलिए उनको आश्चर्य है कि उनके जो विवेक हैं, मणियाँ हैं, वो जनता को प्रेरित कर रहे हैं। तो पिछले भाग में स्वयं काव्य नायक ने ही कह दिया था कि ठंडे और अनुपयोगी होने के कारण अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, यही उनकी पंक्ति थी और इसी कारण अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात की थी। लेकिन अब देखते हैं कि उन्हीं विचारों, अनुभवों और विवेक निष्कर्षों से जनता दिशा पा रही है। इसलिए यहाँ आत्मग्लानि का एक क्षण और आता है जब वो कहते हैं कि वो अकेले हैं और स्वयं में ही बौद्धिक संवाद करते हैं, स्वयं से ही बौद्धिक संवाद करते हैं, जबकि संवाद बाहर होना चाहिए था, लोगों के बीच जाना चाहिए था। इस स्थिति पर भी रामविलास जी ने नई कविता और मुक्ति बोध का पुनर्मूल्यांकन निबंध में नई कविता और शीत युद्ध के अंतर्गत मुक्ति बोध जी के लेख एक लंबी कविता का अंत के उद्धरण देते हुए जनता और बुद्धिजीवी के संबंधों पर जो लिखा है वह अवश्य यहाँ प्रासंगिक लगता है। यह नई कविता पर गौर करने वाली टिप्पणी है और वो क्या लिखते हैं इसको थोड़ा सा सुनिए। वे लिखते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी में एक लंबी कविता का अंत शीर्षक रचना में मुक्ति बोध ने युद्धोत्तर काल के अवसरवाद की और साहित्य संबंधी प्रतिक्रियावादी स्थापनाओं की आलोचना की है। प्रतिगामी उच्च वर्ग प्रयत्न करता है कि साहित्यकार जनता की ओर उन्मुख न हो। कोट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कहते हैं, नई कविता में जो प्रतिक्रियावादी विचार प्रकट किए जाते हैं उनमें एक यह है कि प्रयोगवादी कवि को भीड़ से दूर रहना चाहिए, नहीं तो कवि भी भीड़ बन जाएगा। मुक्तिबोध कहते हैं कि यहाँ से कोट मुक्तिबोध का चालू है कि देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। कोट कंप्लीट। किंतु कई नए कवियों को सामूहिकता से चिढ़ हो गई है। इसका कारण क्या है? ये प्रश्न रामविलास जी उठाते हैं। इसका कारण साम्राज्यवादी प्रचार है। स्पष्ट रूप से रामविलास जी यहाँ पर रेखांकित कर देते हैं। आगे मुक्तिबोध जी को कोट करते हुए कहते हैं कि पश्चिमी विचार पत्र उसे वैसा ही सिखाते हैं। उसे सिखाया गया है कि सचेत, आत्मनिर्णित, विवेक परक संकल्प से शून्य होकर व्यक्ति अपने को समूह में विलीन कर देता है। यानी कि अपने को समूह से बचाना, उसमें विलीन नहीं होने देना, यह कवि की चेतना में शामिल है। इसलिए हे जागरूक सचेत महानुभाव, तुम अपने को समूह में विलीन मत करो। दूसरे शब्दों में जनता समूह है, वह अज्ञ है, अंधकारग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। उसका साथ मत दो। आगे कहते हैं, तुम सचेत व्यक्तित्वशाली प्राण केंद्र हो, उसमें अपने आप को विलीन मत करो। अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है, वह जन के प्रति घृणा पर आधारित है और बुद्धिजीवियों को जनता से अलग करके रखने का एक उपाय है। तो यहाँ पर जो संबंध है साहित्यकार का और जनता का, या बुद्धिजीवी का और जनता का, तो उसके बनने और बिगड़ने का जो विचार है, प्रभावों के कारण, उस पर यहाँ पर दृष्टि डाली गई है। तो
जब वो कहते हैं कि किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला, तो ये और कुछ नहीं, अगर रामविलास जी के दृष्टि से समझा जाए जो उन्होंने मुक्ति बोध जी को उद्धृत किया है, तो वो यही होगा कि जो बुद्धिजीवी हैं या साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, रचनाकार हैं, वो जनता की भीड़ में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहते। आगे कविता में काव्य नायक कहते हैं, गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में चुपचाप करती है चर्चा, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं, यह सब क्या है। तो अगले इस बंद में पता लगता है कि गलियों में भागना काव्य नायक का जारी है। तो ये अभी भी बताता है कि एक प्रश्न उठाता है कि वो समूह से अलग है, अभी भी गलियों में भाग रहे हैं, तभी कोई एक आता है और कागज दे जाता है। अब ये कोई कौन हो सकता है, परम अभिव्यक्ति हो सकता है, सरफिरा हो सकता है, या जनता में से कोई भी हो सकता है जिसको ये इनके विचार मिले और वो पर्चा उनको दे करके जा रहा है। पर जो भी है ये कुछ उसी तरह से है कि जैसे किरणों का प्रपात था, उससे भीग करके जब मणियाँ प्रज्वलित हुई तब जा करके बात बनी थी। तो ये कुछ इसी तरह से है। तो वो पढ़ते उसको, पढ़ने पर उन्हें फिर एक सुखद आश्चर्य होता है कि उस कागज में उन्हीं के अनुभव, पीड़ाएं, वेदना, निष्कर्ष, यानी कि उनके ही मणि और रत्नों की आभा उस पत्र में दिख रही है। इसी पर वो आश्चर्यचकित होते हैं। तो जब मुक्ति बोध जी का पहला संग्रह आया था तो वे उसे नहीं देख पाए थे, ऐसी धारणा है। उसी पर ये स्थिति लगभग इन पंक्तियों से मिलती है। और तब देखिए कि श्रीकांत वर्मा जी ने चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन में क्या लिखा था। तो वो कहते हैं, श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है कि मुक्ति बोध अगर स्वस्थ होते तो पता नहीं अपनी कविताओं का संकलन किस प्रकार करते। शायद उन्होंने अपनी कविताएं अधिक विवेक और परख के साथ चुनी होती, क्योंकि इन तमाम आत्मपरक कविताओं के कवि मुक्ति बोध न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद अपने प्रति एक सही और तटस्थ दृष्टि रखते थे, और दूसरों से या अपनों से उन्हें जो भी मोह रहा हो, अपने से मोह उन्हें कभी नहीं रहा। अपनों से मोह रहा पर खुद से उनको मोह नहीं रहा। तो यहाँ पर श्रीकांत वर्मा जी जो बात कहते हैं वो लगभग काव्य नायक की इस स्थिति से मिलती हुई दिखती है कि अपने लिए वे तटस्थ थे और अपने लिए उनको कोई मोह नहीं था, अपने लिए वे निर्मोही थे। तो आगे श्रीकांत वर्मा जी लिखते हैं कि अपने प्रति यह निर्मोह उनकी इन कविताओं की रचना प्रक्रिया में भी प्रकट है, जिन्हें उन्होंने कई बार लिखा है और एक ही कविता के कई प्रारूप हैं। इस संकलन में अंतिम प्रारूपों को ही शामिल किया गया है। हालांकि मुक्ति बोध ने इन्हें अंतिम प्रारूप मान लिया होगा, यह विश्वास कर सकना कठिन है। तो अपने ही विचार या मणियों का अंतिम रूप था या नहीं था, ये कहना बहुत कठिन है। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम काव्य नायक और मुक्ति बोध जी को एक मानते हैं या अलग मानते हैं। लेकिन जो श्रीकांत वर्मा जी ने कहा है उसके अनुसार तो अपनी रचनाओं के प्रति भी एक मोह का अभाव उनके भीतर था। ये बात स्पष्ट यहाँ पर आती है। आगे एक छोटा सा पैरा में और पढ़ूंगा श्रीकांत वर्मा जी का, कि मुक्ति बोध जो अपनी कविताओं को अपनी जिंदगी से अधिक सहेजते थे, इस समय अपना संग्रह देख सकने में असमर्थ है, बेहोश है। लेकिन वे सब नवयुवक कवि जिन्हें मुक्ति बोध ने इस हद तक प्रेम किया है कि वे कभी मुक्ति बोध को भूल नहीं सकते, यह विश्वास करते हैं कि वे पूरी तरह निरोगी होंगे
और अपनी कविताओं के पहले संकलन को देख सकने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पे भी ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि उनकी असमर्थता और बेहोशी के कारण उन्होंने अपना संकलन समझ पाए या नहीं समझ पाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नवयुवक लोग थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और वे कभी उनको नहीं भूल सकते और उनके निरोगी होने की वो कामना भी करते हैं। तो ये स्थितियां जो है वो बनती है यहाँ पर कि अपनी मणियों और विवेक रत्नों को काव्य नायक तो खुद कोई अंतिम रूप नहीं दे पाया, लेकिन जो जनता में से जो लोग थे वो उन्हीं के विवेक, उन्हीं के मणियों, उन्हीं की रत्नों को लेकर के ही वे जागृत हुए थे और जो पर्चा उनको पकड़ाया तो पता लगा कि उनकी अपनी ही जो रचनाएं हैं वो उस पर्चे में मौजूद है। तो ये बड़ी जिसको कहे कि प्रकट होती सी बात यहाँ पर दिखती है। अब आगे काव्य नायक कहते हैं, आसमां झांकता है उन स्याह लकीरों के बीच बीच। अब जो उनको पत्र दिया, आप समझिए जो कागज दिया उस पे जो वाक्य छपे हैं उसको आप देखने की कोशिश कीजिए कि कागज का जो बेस है वो आसमान है और उस पर जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो काले काले तारे हैं और उनकी एक जो सेटिंग है खास तौर की उसको नक्षत्र कह सकते हैं। तो पहले आप सुनिए कि आसमान झांकता है उन स्याह लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूहों में झिलमिल नक्षत्र और उन तारक दलों में तो खिलता है आंगन जिसमें कि चंपा के फूल चमकते और उन पुष्पों के अंतर स्थल में प्राण समस्या का कोई हल है। तो इन पंक्तियों में अपने पत्र की व्याख्या काव्य नायक करते हैं कि कागज मानो जो है वो आकाश का बेस है, उस पर जो छपे काले वाक्य वो आकाश गंगा है और वे वाक्य रूपी आकाश गंगा जिन तारों से बनी है उनका एक पैटर्न बनता है जो एक अर्थ संप्रेषित करता है। वह अर्थ एक आंगन में ले जाता है जिनमें चंपा के फूल चमकते दिखते हैं और उन फूलों के हृदय में जीवन मृत्यु की इस समस्या का हल मौजूद है। थोड़ा सा जटिल है लेकिन अगर इसको चित्रों में देखें तो ये बात बहुत सुंदर रूप से प्रकट होती है कि एक आंगन में मिल जाता है, आंगन में फूल है, फूल के हृदय में वो सारे सॉल्यूशन रखे हैं जो जीवन मृत्यु की समस्या से जुड़े हुए हैं। जो नक्षत्र शब्द है उसका अभिप्राय जो अगली पंक्ति में जो तारक दल दो शब्द आए उनसे ही है, लेकिन इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि चंद्रमा के पथ पर पड़ने वाले तारों का वह समूह जिसकी पहचान के लिए आकार निर्दिष्ट करने के लिए नाम रखा गया। उक्त नक्षत्र में ही एक अर्थ छिपा है जो आंगन के चंपा के फूल के माध्यम से व्यक्त किया गया है। फिर आगे देखें कि पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ भर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों को मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ, मनाता हूँ मानता हूँ मनवाता अड़ा। तो वे आगे जो कहते हैं कि काव्य नायक जो है वो पर्चा पढ़कर बेहद प्रसन्न होते हैं और हवा में गोल गोल ऐसे घूमने लगते हैं जैसे आकाश और जमीन दोनों पर ही एक साथ हर जगह वो उपस्थित हो। और जब हर जगह वो उपस्थित हैं तो वो कहना ये चाहते हैं कि उनकी खुशी इस कारण है कि जो कुछ उन्होंने अभिव्यक्त किया वह लोगों तक संप्रेषित हुआ और जो वो कहना चाह रहे थे अब वो लोगों की भाषा बन गई है, तो इसलिए वो खुश हैं और हर एक स्थान पर, हर जगह पर,
हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर सड़क पर वो इनकी बातों को लेकर के बहसें जारी हैं, जिस पर लोगों के विचार सहमत असहमत वो सारी चीज़ें हो रहे हैं। पर कहने का अर्थ यही है कि एक तरह से उनकी जो अभिव्यक्ति है वो हर जगह हर तरफ संप्रेषित हो चुकी है। अब वो लिखते हैं, और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती। तो यहाँ पर वो जो कहना चाह रहे हैं कि बात कुछ इस तरह से अब संप्रेषित हो गई अभिव्यक्त होने के बाद कि देश विदेश का जो अंतर है वह मिट गया है और सारी दुनिया इस स्थानीय क्रांति के रंग में अपनी जैसी लगती है। यानी कि जो भी नक्शे हैं, जैसे वे उनमें जो दूरियां हैं, जो दिशाएं हैं, वे सब एक ही रंग में अपनी स्थानीय क्रांति के रंग में रंगी हुई दिखती हैं। सपनों की कोमल किरणों का पानी घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणत, ये सब दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं जिनसे कि सपनों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुक्कर, जिसमें से उद्गत क्रियाशील किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। तो जो सपने पानी जैसे कोमल और बहते हुए अस्थिर दिखते थे, वे आज ठोस, कड़े, भारी, प्रकाशित पत्थरों में यथार्थ रूप में बदलते हुए दिखते। ये परिवर्तन वो महसूस करते हैं। यानी कि जो पानी था वो एक प्रोसेस में पत्थर बन गया, जो अस्थिर था, जो बह रहा था, वो अब बहुत कठोर हो गया, उसने अपनी एक जगह बना ली। और ये जो शिलाएं हैं, ये जो पत्थर में परिवर्तित हुआ है सपनों का पानी पत्थर के यथार्थ में, वो क्या है? वो कर्म का परिणाम है, जिनसे उन देखे हुए सपनों में बनी हुई मूर्ति अब जीवन में साकार हो गई। तो उस जल से जो पत्थर बना, उस पत्थर से मूर्ति साकार होगी। वह मूर्ति मुस्कुराती हुई आनंद देगी, उससे निकली किरणें समूचे ब्रह्मांड में फैल जाएंगी, यानी हर जगह अपना असर दिखलाएंगी। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती। तो वो मूर्ति मुस्कुराती हुई जो आनंद देती है, उससे जब किरणें निकलेंगी तो समूचे ब्रह्मांड में जाएंगी, हर जगह अपना असर वो दिखाएंगी। तो ब्रह्मांड में उस मूर्ति से निकलने वाली जो किरणें, कवि वो कल्पना करते कि उनकी व्यापकता इतनी अधिक होगी कि वे सूर्य की किरणों के प्रभाव को भी पीछे छोड़ देंगे। सूर्य की भी एक सीमा हो सकती है, और ब्रह्मांड जो है वो बहुत विस्तृत है, जिसमें लाखों करोड़ों सूर्य है। तो काव्य नायक की ये कल्पना है कि जो मूर्ति बनी है, उससे जो किरणें निकलेंगी वो ऐसी फैलेंगी कि सूर्य के प्रकाश को तो बहुत पीछे छोड़ देंगी, और ब्रह्मांड में हर जगह उसका प्रभाव दिखेगा। यानी जो विवेक, निष्कर्ष, अनुभूति, सच्चित वेदना है, उसका प्रभाव शाश्वत हो जाएगा। उसे मिटाना, उसे हटाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो यहाँ कवि जो है बहुत आशावादी हो गए। यहाँ प्रसंगवश जब सूर्य की चर्चा आती है, तो यहाँ अज्ञेय जी की एक कविता याद आती है, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। ये उन्होंने 21 जुलाई 1936 में एक कवि सम्मेलन के दौरान दिल्ली में उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पर एक बंद, मैं उसका थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो ये समझ में आएगा कि सूर्य तक
सूर्य को कैसे ये जो है वो कविता में लाते हैं और कैसे उस सूर्य को मुक्तिबोध लेकर आते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो ये लाइनें पढ़ने के बाद अपने आप प्रकट हो जाएगा जब आप इसे पिछली लाइनों से जोड़ेंगे। तो प्रिय मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ, बह गया जग मुग्ध सरिसा मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। ये वाला बंद देखिए, रात आती है मुझे क्या, मैं नयन मूंदे हुए हूँ, आज अपने हृदय में मैं अंशुमाली को लिए हूँ। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं। तो रात है, आंखें बंद हैं, तो कितनी गहरी रात क्यों ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज अपने हृदय में सूर्य को मैंने बिठाया हुआ। दूर के उस शून्य नभ में सजल तारे छल छलाए, वज्र हूँ मैं ज्वलित हूँ बेरोक हूँ प्रस्थान में। तो सूर्य की जितना जो चरित्र है वो कवि के मन में आ जाता है कि वज्र हूँ ज्वलित हूँ बेरोक हूँ प्रस्थान में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। यानी उसे रोका नहीं जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन देखा जाए तो मुक्तिबोध जी जो मूर्ति से निकली हुई किरणों की बात कर रहे हैं, वो सूर्य को भी पीछे छोड़ करके और पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण में पहुंचने की बात करती है। इसके बाद वो कहते हैं, मैं परिणत हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। तो इसके बाद जो काव्य नायक है वो यहाँ पर अपने परिणत होने की, बदलने की, रूपांतरण की घोषणा करते हैं और खुल करके यहाँ पर वो पूंजी और उससे जुड़ी संस्कृति की आलोचना करते हैं। वो ये जो लाइन कह रहे हैं कि कविता में कहने की आदत नहीं है, यहाँ ये बात समझने की है कि एक तो कविता हो गई और एक हो गई आलोचना। तो जो बातें कविता में कही जाती हैं वो आलोचना में नहीं की जाती, और जो आलोचना में की जाती है वो कविता में नहीं की जाती। पर यहाँ पर मुक्तिबोध इसको स्वीकार रहे हैं कि ये जो बात मैंने कही है कि वर्तमान समाज चल नहीं सकता और पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। तो ये बात कहनी आलोचना में चाहिए, लेकिन इस अवसर पर वो कविता में ये बात कह रहे हैं। तो इसीलिए उनकी ये लाइन है कि कविता में कहने की आदत नहीं है। तो नामवर जी ने ये जो पंक्तियां हैं इनको उन्होंने दो टूक कथन के रूप में देखा है। वे कहते हैं, और कहना ना होगा कि अंधेरे में के अंतर्गत संदर्भ भेद से भाषा की नाटकीय भंगिमाएं विविध है। भाषा की विविध नाटकीय भंगिमाएं, कहीं सघन बिंबों की माला है तो कहीं ठेठ सपाट बयानी, कहीं सावली हवाओं में काल टहलता है तो कहीं इस प्रकार के दो टूक कथन कि कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता इत्यादि। तो ये जो पंक्तियां हैं इनको नामवर जी एक विविधता के रूप में वो देख रहे हैं कि अंधेरे में दो टूक कथन का भी उपयोग बखूबी मुक्तिबोध जी ने किया। उनका, नामवर जी का यह भी मानना है कि व्यक्तिगत या आत्म संघर्ष सामाजिक या बाह्य संघर्ष से अंतर संबंधित होते हैं। वो अपने निबंध अंधेरे में पुनश्च में वो लिखते हैं, एक लाइन वो मुक्तिबोध जी की कोट करते हैं कि मुक्तिबोध यह मानते हैं कि आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं और इन दोनों में गहरे अंतर संबंध। यहाँ पर मुक्तिबोध जी का कोट खत्म हो जाता है। आगे नामवर जी लिखते हैं, इस प्रकार आत्म संघर्ष का गहरा संबंध बाह्य सामाजिक संघर्ष से है। जाहिर है कि सामाजिक संघर्ष में भाग लेकर ही इस आत्म संघर्ष को निर्णायक
दिशा की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इसलिए मुक्तिबोध की अधिकांश कविताओं का अंत किसी हड़ताल या जन आंदोलन अथवा किसी जन क्रांति के आरंभ से होता है, और काव्य नायक कभी तो उस आंदोलन या क्रांति का दृष्टा मात्र होता है और कभी उसका प्रेरक। तो यही स्थिति अभी यहाँ दिख रही है कि एक क्रांति की शुरुआत जो है वो लगभग होने को है, और इसी ओर इशारा नामवर जी ने किया है कि जो आत्म संघर्ष है उसका संबंध बाह्य संघर्षों से है, और इसी कारण ये जुड़े होने की वजह से कवि खुद उस बाह्य संघर्ष का प्रेरक होता है। यानी कि अगर वो आत्म संघर्ष नहीं होता तो बाह्य संघर्ष संभव नहीं हो सकता था। कहते हैं आगे, जो भी हो किसी न किसी रूप में काव्य नायक उस घटना से अपना लगाव जरूर महसूस करता है। इस तरह आत्म संघर्ष की परिणति अंततः सामाजिक संघर्ष में होती है। तो इसको उन्होंने आत्म संघर्ष और बाह्य संघर्ष के जो संबंध है उसकी दृष्टि से उन्होंने देखा। अब इन्हीं पंक्तियों पर रामविलास जी वो कहते हैं कि अनेक कविताओं में वह तटस्थ होकर बाह्य संसार का चित्रण करते हैं। तो रामविलास जी ने इन पंक्तियों को मुक्तिबोध जी की तटस्थता का द्योतक माना, क्योंकि यहाँ उन्होंने दुनिया का वस्तुगत चित्रण किया है। यही वो कहते हैं कि अनेक कविताओं में वह तटस्थ होकर बाह्य संसार का चित्रण करते हैं। उनकी बहुत सी कविताएं प्रतीक योजना के कारण यथार्थ चित्रण में कमजोर पड़ती। प्रतीकवाद की यह विशेषता है कि वह वस्तु विशेष को किसी अन्य वस्तु का प्रतीक बनाकर उसके यथार्थ महत्व को कम कर देता है, किंतु इससे भिन्न अनेक रचनाओं में बाहर की दुनिया का वस्तुगत चित्रण मिलता है। तो उन्होंने रामविलास जी ने उनकी दो कविताएं, चांद का मुंह टेढ़ा है और पूंजीवादी समाज के प्रति का उल्लेख करते हुए इस संदर्भ में अंधेरे में भाग 7 की इन पंक्तियों का उल्लेख किया है कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में ये चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। और उसके बाद जो रामविलास जी लिखते हैं वो विशेषकर ध्यान देने लायक है, क्योंकि वो कहते हैं अर्थात व्यक्ति स्वातंत्र, ये जो शब्द आया है इन ऊपर की पंक्तियों में, अर्थात व्यक्ति स्वातंत्र के वादी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गजानन माधव मुक्ति बोध के मन को छल नहीं सकते। तो वो इन पंक्तियों को मुक्ति बोध जी के एक प्रतिकार के रूप में देख रहे हैं, जो व्यक्ति स्वातंत्र के वादी या सिद्धांत को पूरी तरह से नकारता है। तो ये देखा जाए तो तार सप्तक और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी की आलोचना की बात रामविलास जी यहाँ उठाते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्थिति प्रकट होती है कि एक तरह से मुक्तिबोध प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन ये रामविलास जी की व्याख्या इसकी है। उनका अपना तो यही है कि ये कविता में ऐसी बातें नहीं करते, आलोचना में करते हैं। तो इस कारण इसको जोड़ा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, ये सबके अपने विवेक पर एक प्रकार से निर्भर करता है। लेकिन जो शब्द
चुने हैं मुक्ति बोध जी ने, तो वो उस ओर इशारा कर रहे हैं कि अज्ञेय जी की भी आलोचना उसके भीतर मौजूद दिखती है। तो यहाँ आकर के ये जो भाग है ये समाप्त हो जाता है, और इसमें जो बातें कुछ स्थापित सी होती हुई लगती हैं, अगर उस पर हम गौर करें तो एक तो ये कि ये जो भाग है ये बौद्धिकों और रचनाकार के जो वर्ग होते हैं उनकी भूमिका पर ये प्रश्न उठाता है कि जनता के साथ वास्तव में चल सकता है, नहीं चल सकता है, अपने व्यक्तित्व को अलग बनाना चाहता है या उनसे घुल मिल जाना चाहता है। तो ये एक यहाँ पर बात उठती है इस वाले भाग में। और ये और कवियों में भी ये चीज़ पाई गई है। रघुवीर सहाय जी की एक कविता है, आज का पाठ है। तो इसमें उनका एक बंद है, मैं पढ़ता हूँ उसको और आप देखेंगे कि लगभग यही बात वो कहते हैं कि जब एक महान संकट से गुजर रहे हों पढ़े लिखे जीवित लोग, एक अधमरी अपड़ जाति के संकट को दिशा देते हुए। जब एक संकट आता है, जैसे कि अभी कोरोना का ही एक संकट है, इसी से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जब संकट आता है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अधमरी अपड़ जाति को दिशा देने का काम करने लग जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि एक मरे हुए आदमी को मस्खरी कितनी पसंद है। यानी कि जिन्होंने उस दर्द को नहीं भोगा, नहीं जाना, जब वे धकाधक लिखने लग जाते हैं तो लेखन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सशंकित हो उठती है। तो इसीलिए वो ये लाइनें कर रहे हैं। पर तब मैं पूछूंगा नहीं कि 100 मोटी गर्दनें झुकी हैं बुद्धि के बोझ से। 100 मोटी गर्दनें यानी लगभग जो लेखक और विचारक है उनकी बात हो रही है, झुकी है बुद्धि के बोझ से, श्रद्धा से कि लज्जा से। तो एक चित्र बनता है कि उनकी जो गर्दन है वो झुकी रहती है, तो क्या इतना ज़्यादा बौद्धिकता उन पर हावी है कि वे जनता से घुल मिल नहीं सकते। मैं सिर्फ उन 100 गंजी चांदों पर टकटकी बांधे रहूंगा और मैं उन पर लगातार नजर रखता रहूंगा, अपनी मरी हुई मशीन गन की टकटकी। तो ये मशीन गन की टकटकी क्या है? ये और कुछ नहीं, इसको व्यंग्यात्मक दृष्टि कह सकते हैं कि लगातार उनकी आलोचना करते रहेंगे। तो ये एक बात प्रकट होती है कि जो रचनाकार या साहित्यकार है वो जनता के साथ कितना मिलजुल के चलता है, कितना अपने व्यक्तित्व को उनके बीच भुला देने की कोशिश करता है। इस प्रश्न पर यह भाग बहुत केंद्रित है। उसके बाद एक बात यह आती है कि जनता उनके विचारों, रचनाओं को कब आत्मसात कर लेती है वे स्वयं नहीं जानते। कई बार जब वो जनता के संपर्क में रचनाकार नहीं रहते और बहुत कुछ लिखते हैं, पर उनके लिखे हुए से जनता को प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, कुछ आगे बढ़ने की वो कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये उनको नहीं पता लग पाता, कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए जो काव्य नायक है वो आश्चर्यचकित है कि उसके जो विवेक है, मणि है, रत्न है, वो उस पर्चे में जनता कैसे उनको लिख करके दे गई। तो इस पर उनको बहुत आश्चर्य है, इसी कारण ये बात आई है। और इस पाठ के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवाद है या व्यष्टिवाद है वो असफल विचारधारा और पूंजीवादी कभी जनता के पक्षधर नहीं हो सकते। वो हमेशा एक प्रॉफिट की बात करेंगे। ये फिर इसको कह सकते हैं कि ये विचारधारा को कैसे कौन देखता है ये इस पर निर्भर करता है और उसकी बहुत सी व्याख्याएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये 7वां भाग है अंधेरे में कविता का, उसमें यही बातें प्रकट होती हैं। अब इसके पश्चात जो 8वां और अंतिम भाग है उस पर चर्चा हम
अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।